साथियों, हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं भारतीय भूगोल के बारे में। और भारतीय भूगोल में आपने देखा होगा किस तरीके से हम भारत से सटे हुए देशों के बारे में और महत्वपूर्ण भारतीय राज्य के बारे में, चिकन नेक या सिलीगुड़ी गलियारा के बारे में और केप कमोरिन जैसे क्षेत्रों के बारे में, है ना, ये सब बताया। अभी आगे चल करके आपको बताऊंगा बफर स्टेट क्या होता है, गलवान घाटी क्या है ना, पीओके क्या है, एलएसी क्या है, ये सभी चीज़ों पर हमको चर्चा करना है। तो हमको अपना थोड़ा सा वक्त दीजिए और बाकी सारा ज्ञान हमसे लीजिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ मैपिंग पर बहुत खूबसूरत ढंग से हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि भारतीय भूगोल आपको समझाया जाए, ठीक है। और जितना पढ़ाऊँगा इस बात की पूरी गारंटी है कि भारत की कोई भी परीक्षा जिसमें इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है इस लेक्चर से ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ, ठीक। आइए देख लेते हैं, शुरू करते हैं भारतीय भूगोल में आज उत्तर भारत के बारे में, जो बहुत ही पेचीदा रहता है लेकिन परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये उत्तर भारत के बारे में, खास तौर से समझेंगे पाकिस्तान के बारे में और समझेंगे चाइना के बारे में और अपना भारतीय भूभाग यानी कि कश्मीर और लद्दाख के बारे में जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर देखिएगा उत्तर पश्चिम में ये जो क्षेत्र देख रहे हैं इधर, यहाँ पर इस लाइन के इस तरफ जो भाग आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, पीओके। पीओके क्या है थोड़ी देर में आपको समझाएंगे। फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र, यानी कि भारत का ऐसा क्षेत्र जिसको पाकिस्तान ने हथिया लिया है, ऐसे हम कह सकते हैं। और आज पाकिस्तान कहता है कि मेरा क्षेत्र है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पीओके बोलते हैं। और इधर जो ये लाइन है इसको बोला जाता है एलओसी। यहाँ किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये एलओसी है। और ये क्या है, एलओसी के ऊपर का ये जो भाग है इधर, इसे बोला जाता है क्या, पूरा ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, पूरा पीओके कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको, ये पीओके का क्षेत्र है, ठीक है। और इधर क्या है, तो इधर पूरा है, हम लोग जानते हैं पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान है। देखिएगा ये जो पीओके है, पीओके के जैसे आप चले पूरब की तरफ तो आपको सबसे उत्तर में जो भाग दिखेगा, थोड़ा सा ये रिक्त स्थान, यहाँ देखिए ये ऐसा क्षेत्र है, मैं यहाँ पर इसको शेडेड कर दे रहा हूँ पूरी तरीके से। ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। अगर यही भारत ले लिया होता तो इनके सीने पे सांप लौटता, लेकिन चाइना लिया है तो इनकी हिम्मत भी नहीं है कि इस पर लड़ाई करें या किसी प्रकार का कोई, है ना, कॉन्स्पिरेसी हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इस क्षेत्र को चाइना ने ले लिया है, किससे, पाकिस्तान से। अब ले लिया है या जो भी कहिए, उसको छीन लिया है, दोनों चीज़ें कहा जा सकता है। तो पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर में। और उसी के नीचे अगर आप आएंगे, ठीक उसी से लगा हुआ ये जो क्षेत्र है, ये जो हरे रंग में यहाँ ये मैं एडिट कर रहा हूँ, इसे बोला जाता है काराकोरम दर्रा। दर्रे वाली टॉपिक में इसे हम दोबारा भी पढ़ेंगे। और उसके नीचे ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, इस क्षेत्र को कहा जाता है क्या, इधर सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर के पास में क्या है, आप देखेंगे यहाँ काराकोरम दर्रा है। तो आप सिर्फ एक चीज पर ध्यान दीजिए, इस तरफ क्या है, पीओके है, और इस तरफ क्या है, अक्साई चिन है। और बाकी मध्य के भाग में इधर आप देखेंगे तो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है ना। और सियाचिन ग्लेशियर के साथ साथ क्या है, काराकोरम दर्रा है, ठीक है। ये दो चीज पर नजर डालिएगा, देखिएगा। अब इसको समझिए, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, अक्साई चिन, यानी कि पूरब की तरफ अक्साई चिन और पश्चिम की तरफ पाकिस्तान, इधर क्या है, पीओके है। और मध्य में यहाँ देखेंगे तो क्या है, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने चाइना को जो भूमि दे दी है वो ये क्षेत्र है। और यहीं से लगा हुआ है क्या, सियाचिन ग्लेशियर सबसे उत्तर में, है ना। और यहीं पर क्या है, काराकोरम दर्रा भी है। ये दो बातें समझना जरूरी है आपको। देखिएगा, हमने आपको बताया ये क्या है, ये है एलओसी। क्या है, एलओसी। और इधर क्या है, ये है एलएसी, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, है ना। अभी बताऊंगा ये क्या है, एलएसी। देखिए फुल फॉर्म लिखे हैं, एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। और पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होता है ना। तो सभी का फुल फॉर्म भी लिख दिया। अब यहाँ देखिए अक्साई चिन जो है, सन 1962 का युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में जो अक्साई चिन युद्ध हुआ था इस 1962 में, इसमें जो है चाइना जो है एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। इसी को बोला जाता है अक्साई चिन का क्षेत्र। ये देख रहे हैं ना, मैं पूरा इसको शेडेड कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ये है क्या, इसको बोला जाता है अक्साई चिन। क्या बोलते हैं,
अक्साई चीन बोलते हैं इसको। और इस पर किसका कब्जा है? तो इस पर चीन का कब्जा है। कब युद्ध हुआ था? 1962 में। और यहीं पर है गलवान घाटी, जहां पर इनकी सीमा बन गई थी। गलवान नदी बहती है, ठीक है ना, और इसी से यहीं आसपास बन गई एलएसी, जो बन गया दोनों देशों के बीच में नियंत्रण रेखा। यानी कि इधर भारत का क्षेत्र है और उधर कश्मीर, उधर क्या है? तो चीन का क्षेत्र है। तो दोनों देशों के बीच तनी तना का माहौल रहता है, ठीक है। इधर भारत की सेना लगी रहती है और इस रेखा के यानी एलएसी के उस तरफ किसकी सेना रहती है? तो हम लोग कहेंगे कि एलएसी के इस तरफ जो है, यानी इधर की तरफ कौन रहता है? तो चीन की सेना रहती है और इस तरफ भारत की सेना रहती है। बात समझ आई? और अभी अगर आप जानते हो, हाल फिलहाल की बात है, गलवान घाटी बहुत चर्चा में है। उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि 15 से 16 जून की रात में, लगभग 2020 की बात बता रहा हूँ, कि भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में युद्ध हो गया था। इसमें भारत के लगभग 20 सैनिक मारे गए थे और इसी में थे आपके संतोष बाबू कर्नल, है ना, वो भी इसी में मार दिए गए थे। और चाइना के कितने लोग मरे थे आधिकारिक तौर पर इस बात का कोई डेटा चाइना ने नहीं दिया था, लेकिन हाँ, भारत ने जवाबी कार्रवाई किया जरूर था। तो भारत के इसमें लगभग 20 जवान शहीद हुए थे, इसलिए ये फिर से चर्चा में आ गया। और उसके बाद से अब भारत और चीन के बीच स्थिति सामान्य यहाँ पर तो नहीं रहती है, और तभी से ये लगने लगा है कि भारत जो है चाइना के ऊपर अब भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि भरोसे के लायक नहीं है ना। तो इस तरीके से ये है क्या, आप बताएंगे कि चीन द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र, यानी ये भारतीय क्षेत्र ही है लेकिन चीन ने इस पर अपना कब्जा बना लिया है। गलवान घाटी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गलवान एक नदी बहती है यहाँ पर, जो कि चीन के यानी चीन के भूभाग में जो अक्साई चीन है वहाँ से इसका उद्गम स्रोत है इस गलवान नदी का। और आगे चल करके ये नदी जब आगे बढ़ती है तो भारतीय क्षेत्र में जो श्योक नदी बहती है उसमें आकर के ये गलवान नदी मिल जाती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, आपको जरूरी क्या है याद रखना, पीओके का फुल फॉर्म, एलएसी का फुल फॉर्म और एलओसी का फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। यहाँ देखिएगा, मैं आपको कुछ और भी बढ़िया बढ़िया पॉइंट आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा, एक बात तो यहाँ याद रखिएगा कि ये मुजफ्फराबाद है। क्या है? मुजफ्फराबाद। ठीक, याद रहेगा तो जो भी चीजें आप पढ़ेंगे वो बड़ी तेजी से आप कवर कर पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। और इधर पड़ेगा क्या? श्रीनगर। क्या पड़ेगा? श्रीनगर। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा क्या? जम्मू। क्या मिलेगा? जम्मू कश्मीर, यानी कि हम जम्मू लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ये इस तरीके से ये कुछ भारतीय क्षेत्र हैं, इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। और जब इधर आएंगे तो ये क्षेत्र क्या है? ये लद्दाख का क्षेत्र है। इधर का क्षेत्र कौन सा है? ये सब हम बताएंगे कि ये लद्दाख का क्षेत्र है। और यहीं पर क्या है? इस क्षेत्र में लेह है। क्या है? लेह। लेह और कारगिल का नाम आप हमेशा सुनते होंगे, लद्दाख में पड़ता है ना। हाँ, आपका सौभाग्य है कि आप घूम लिए। ऐसी जगह पे घूमने का सबको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ये सब बहुत खूबसूरत स्थान है। जो चीज़ें जितना खूबसूरत होती है उतना विवादित होती है ना। तो इस तरीके से फिलहाल अब आप इसको समझ गए होंगे, तो आप अपने दिमाग में विजुलाइज करिए कि पश्चिम की तरफ पीओके है और पूरब की तरफ, उत्तर में पूरब की तरफ क्या है? तो आप बताएंगे अक्साई चीन है। ठीक है, और इसी अक्साई चीन में है क्या? गलवान घाटी है, लद्दाख से लगा हुआ। और इधर देख रहे हैं आप क्या है? तो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। कहानी लंबी है, अगर चर्चा किया जाए तो कबायलियों के भेष में लड़ रहे थे पाकिस्तान के सैनिक जो यहाँ तक कब्जा कर लिए थे, है ना। फिलहाल इन सब बातों को हम छोड़ते अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आइए थोड़ा सा, ये सिक्किम है और यहाँ भूटान है, इनके बीच में क्या है थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। इनके बीच में यहाँ पर खंजर की भांति धंसा हुआ एक भाग है, इसको बोलते हैं क्या? चुम्बा घाटी। क्या बोलते हैं? चुम्बा घाटी। कहाँ है? तो हम बताएंगे ये तिब्बत में। यानी कि देख रहे हैं चाइना यहाँ तक हमारे मतलब भारतीय क्षेत्र में एकदम प्रवेश करने का पूरा प्रयास करता है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए क्या है? जरूरी हो जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब आप याद रखिएगा। इधर अब बढ़ते हैं रेड क्लिफ लाइन की तरफ। क्या है? भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया, है ना। भारत पाक विभाजन
के अंतर्गत पंजाब और बंगाल प्रांतों का विभाजन हिंदू मुसलमान जनसंख्या के आधार पर किया जाना था। इस काम के लिए बॉर्डर कमीशन का गठन किया गया था, है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रेडक्लिफ। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा, है ना। आगे यही बात लिखी हुई है इसमें। और फिर क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे POK कहा जाता है, इसको समझिएगा। 1947 में देश आज़ाद होते ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर प्राप्त करने का प्रयास किया था, है ना। इसीलिए इसने क्या किया कि स्थानीय कबायलियों की सहायता से आक्रमण किया था। कबायलियों के भेष में पाकिस्तान की आर्मी ने आक्रमण किया था और क्या किया था? कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। यानी इस वाले भाग पर, ये अपना ही भाग है, लेकिन इस पर पाकिस्तानियों ने अधिकार कर लिया। ये भी अपना भाग है, इस पर चीन ने अधिकार कर लिया, है ना। समझिएगा। तो भारत का ऐसा भूभाग जिस पर पाकिस्तानियों ने अपना अधिकार कर लिया है, उसी को बोला जाता है POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। और इसकी राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। इसीलिए हमने यहाँ पर मुजफ्फराबाद को मेंशन किया है कि ये POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी ऐसा भारतीय क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान का अधिकार हो गया है, और मुजफ्फराबाद को इन लोगों ने अपनी राजधानी बनाया हुआ है। आगे देख लेते हैं हम लोग। फिर है LOC। यहाँ एक लाइन है और जरूरी कि गिलगित और बाल्टिस्तान का क्षेत्र POK के अंतर्गत ही आता है। गिलगित आप याद रखिएगा, ये भी युद्ध का कारण बनता रहता है, यहाँ भी लड़ाई झड़प होती रहती है, इसलिए आप जानते रहिएगा POK के अंतर्गत गिलगित भी आता है। फिर है नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ क्या है? कंट्रोल, है ना। LOC का सीमांकन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक किया गया है, ठीक है ना। LOC की बात हो रही है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र के रूप में इसको गिना जाता है ना। पहले इसी रेखा को क्या कहा जाता था? सीज फायर लाइन कहते थे। क्या कहते थे? सीज फायर लाइन कहा जाता था। इसकी लंबाई कितना? 740 किलोमीटर। ये लगभग में नहीं, एकदम एग्जैक्ट 740 किलोमीटर है। आप कहीं भी देखेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, कहीं भी देखेंगे 740 ही मिलेगा आपको। तो पहले इसको सीज फायर लाइन कहा जाता था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, है ना। लाइन ऑफ कंट्रोल, सॉरी एक्चुअल बोल गए हम। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ दोनों देशों की सेनाएं तैनात रहती हैं। इस रेखा को क्या कहा जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं किया है, सिर्फ दो देश ऐसे ही अपनी अपनी तरफ से मान लिए हैं। जिस दिन मौका मिला, हो सकता है कि भारतीय आगे बढ़ा दे इस रेखा को और ऐसे ढकेलते हुए लेके चले जाए, है ना। तो ये हो सकता है कभी भी, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय रेखा नहीं माना जाता है, ठीक है। वो जिसका जितने पे कब्जा बन गया है, यथास्थिति बन गई है, बस उतने पर ही बात चल रही है। बाकी ये मत सोचिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय लाइन ड्रा की गई है, तो ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। वास्तविक नियंत्रण रेखा 4057 किलोमीटर लंबी है सीमा रेखा, लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र और अक्साई चिन्ह को पृथक करती है ना। यानी कि ये इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये LAC का मतलब ये इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। यानी कि इधर का जो भाग है, इस तरफ का, इधर भारतीय सेना तैनात रहती है और इस तरफ चाइना की सेना तैनात रहती है, और बीच में एक रेखा है, उसका नाम क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और ये कितने प्रदेशों से, जान के अचरज होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ध्यान दें। लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, है ना, और कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम 2 बार लिख दिए हैं, से होकर के गुजरती है। समझ लीजिए, इतने जो है राज्यों से होकर गुजरती है। लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और कहाँ? अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक प्रकार की क्या है? युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहाँ तैनात थीं, उसी को मान लिया गया कि यही वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वही LAC है। जरूरी नहीं है कि LAC आज यहाँ है, कल भी यही है। कल को अगर भारतीय सेना थोड़ा सा और अपडेट हुई, ज़्यादा ताकत प्राप्त की, हो सकता है कि इस LAC को इसको पीछे करके ले आके यहाँ रख दे, है ना, और इस LOC को हो सकता है कि यहाँ ला दे। दोनों देशों के बीच मतलब अभी यथास्थिति बनी है, लेकिन जरूरी नहीं भविष्य में भी यही तभी स्थिति रहे। जो सेनाएं ज़्यादा ताकतवर होंगी वो जो है इसको पीछे आगे करती रहेंगी। तो इस तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया इसको। बाकी सिलीगुड़ी गलियारा आप जान रहे हैं कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है। लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है ये, जिसके माध्यम से भारत का जो मुख्य भूमि है, ये जो है क्या करता है
इधर से इसको जोड़ने का प्रयास करता है। पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से जोड़ने का काम कौन करता है? सिलीगुड़ी गलियारा या चिकन नेक, जो मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा भाग है। सोचिए, पूरे पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से जोड़ने का काम कौन करता है? ये 22 किलोमीटर का चौड़ा क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल का है। सोचिए, ये स्थिति है। आपको और कुछ खास बातें बता देते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। क्या इसमें समझिएगा, जैसे पश्चिम बंगाल है, हमने बार बार बताया कि ये सब वो प्रदेश हैं जिनको आप समझ जाएंगे ना तो एग्जाम में आपको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक है सिक्किम, ठीक है, इसी में समझिएगा। एक है लद्दाख, और लद्दाख के साथ समझिए अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश। समझने का प्रयास करिएगा इसमें। जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा किससे लगती है? भूटान से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा और किससे लगती है? तो ये लगती है किससे? नेपाल से। और किससे लगती है? इधर भूटान से। और भूटान के साथ साथ देखिएगा यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश है। तो हम लिख दे रहे हैं पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, और किससे? बांग्लादेश से भी लगती है। तो मतलब इसलिए यह पश्चिम बंगाल जरूरी हो जाता है, क्योंकि 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आइए समझ लेते हैं अब सिक्किम को। ये देखिए सिक्किम है। सिक्किम इधर पश्चिम में लगता है नेपाल की तरफ से, उत्तर की तरफ से लगता है चीन से, और इधर पूरब में क्या है? भूटान। तो नेपाल, चीन, भूटान, 3 देशों से सीमा बनाता है कौन? अब ये सिक्किम। फिर आ जाइए लद्दाख की बात कर लेते हैं। ये देखिए लद्दाख है। लद्दाख एक बड़ा भूभाग है। लद्दाख लगता है किससे? चीन से। चीन के बाद लगता है किससे? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान के साथ साथ किसके साथ लगता है? नल्ला पाकिस्तान से, है ना। फिर है अरुणाचल प्रदेश। देखिएगा यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। ऊपर की तरफ क्या है? चाइना। इधर क्या है? तो आप बताएंगे म्यांमार। और यहाँ क्या है? भूटान। तो चीन, म्यांमार और क्या? भूटान। ये वो राज्य हैं जो 3 देशों के साथ क्या करते हैं? अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो इसलिए ये भी जरूरी था। तो क्लास कैसी लगी आपको? आप लोग बताया जरूर करिए। हम आपके लिए एकदम जान झोंक दिए हैं कि पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको सब कुछ समझा दिया जाए। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लेक्चर बहुत अच्छा देख रहे हैं। ये जो भारतीय भूगोल में क्लास थी उसको आपने 1K के लगभग पहुंचाया है। बड़ा अच्छा लगा हमको देख करके। ऐसे ही आप लोग लेक्चर देखते रहिए। और चाहे UPSI हो, UPP हो, लेखपाल हो, UPPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हम सभी को ध्यान में रख करके फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको प्रस्तुत करते रहेंगे, ताकि आपकी कोई भी परीक्षा हो बहुत आसानी से निकल जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।